Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBZ Group, and today's topic is population growth in India. Guys, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है या ये चैप्टर जो है ये तो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, दिख रहा है क्लियर आपको? ओके, डरना मत, फोन गिरा था नीचे। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि ये सिस्टम कर रखा है, गिर जाता करते ही फोन। मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा एंगल जो है ऊपर हो जाएगा तो शायद आपको बोर्ड दिखने में ऑइजीनेस हो, इसलिए मैंने थोड़ा एंगल ऊपर करने की कोशिश की थी और उस चक्कर में जो है फोन ही गिर गया। ओके चलो, हम डिस्कस कर रहे थे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो किस तरीके से इंक्रीज हुई थी, और मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, पॉपुलेशन बहुत हाई रेट से बढ़ी थी, उसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुई, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले आपको इस साइड में आना है। तो जो आपका लैंडस्केप है, जो लैंडस्केप है पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम इंडिया का देखें तो इंडिया में जो लैंड अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड लैंडस्केप तो ओनली 2.4% है, 24 नहीं है, 2.4 है। ओके, मैं डॉट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 2.4% मीनिंग कुल 2.5% के अप्रोक्स हमारे पास जमीन है अकॉर्डिंग टू ऑल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी जो हमारे यहाँ पूरी पॉपुलेशन रहती है, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में जो पॉपुलेशन रहती है लिविंग है, तो वो कैसी है? अप्रोक्स 17%, 17% के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। कितना देख लो, जमीन संसार की केवल कुल 2.5% से भी कम है, और रहने वाले लोग संसार के 17% के करीब है। कम नहीं होगी, सिर्फ ऊपर हो सकता, मुझे भरोसा है यहाँ पे। ओके, तो मैंने कुछ फिगर्स लिखे हैं यहाँ पे। इन फिगर्स में बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगातार इंक्रीज हुई है। मैं ईयर 1901 की ही बात कर रहा हूँ, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। पॉपुलेशन थी कुल 23.80 करोड़। क्लियर? 1951 में अप्रोक्स आफ्टर 50 ईयर्स पॉपुलेशन बिकम्स 36.10 करोड़ ओनली। After 50 years, approx 2001, this is the census। तो यहाँ पे 102.70 करोड़, और हम कह सकते हैं 1 अरब, 1 अरब से ऊपर चलेगी। और अगर अब की बात करें 2021 का भी सेंसस होनी है, यानी कि जनगणना होनी बाकी है इस साल में, लेकिन अभी हुई नहीं है। लेकिन फिर भी हम आंकड़ों का गौर करें तो 21 में लगभग 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या हमारे इंडिया में रहती है। और ये तब है जब कोविड ऐसी मतलब कि महामारी फैली हुई है, उसके बाद भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो देख लो कितना बड़ा हुआ है, 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या। ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? सिर्फ एक रीजन है, वो क्या है? मैंने तो हाई बर्थ रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लगातार बच्चे बहुत तेजी से पैदा हो रहे हैं। मीनिंग 51 चाइल्ड्स पर मिनट। ये पुराना डाटा है, अगर मैं आज का देखूं तो ये ज्यादा नहीं लगा 60 मिनट पढ़ोगे, हर सेकंड में एक बच्चा, तो 51 बच्चे हर मिनट पैदा हो जाते हैं। आपकी वीडियो को चले हुए लगभग 5 से 5 मिनट हो गए अभी, और लगभग अब से 250 से 300 बच्चे धरती पर आ चुके होंगे, धरती पर नहीं इंडिया में आ गए, इतना रेट है। और अगर हम इसी रेट से चलते रहे ना तो 2050 में हम जो है इंडिया के नंबर 1 बन जाएंगे। किसमें? इंडिया के नंबर 1, वर्ल्ड के नंबर 1 बन जाएंगे। किसमें? जनसंख्या में। एक शर्म की बात है हमारे लिए कि हम कहेंगे वी आर नंबर 1। किस में नंबर 1 हो भाई? बच्चे पैदा करने में? ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा मत कहना किसी से। लेकिन ये गलत चीज है, गलत इंडिकेशन है कि जितनी जल्दी बर्थ रेट ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा वो उस देश की इकोनॉमी के लिए उतना ही डेंजर होगा। तो नंबर 1 हम हो सकते हैं इजीली, आसानी से। 2050 तक हम चाइना को बचा सकते हैं आसानी से। अब ये सब क्यों हो रहा है, इसके क्या रीजन है? इसके मेन रीजन से फोकस करने की कोशिश करते हैं बेटा। सबसे पहले
बात करेंगे, ये रीजन्स हैं, रीजन्स ऑफ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या रीजन्स हो सकते हैं? नंबर 1, लो सोशल स्टेटस। लोगों का जो सोशल स्टेटस है, जो सामाजिक रहन सहन है, वो बेटा बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत नीचे है। नीचे कैसे? निम्न स्तर का है। मैं कहूँ तो डाउन है। कैसे? सिंपल मैं कहूँ, गाँव में जो लोग रहते हैं, अगर कहते हैं ना कि हमारे तेरे कितने लड़के हैं घर में, कि 2 है, मेरे तो अकेला ही है। वो कहेगा कि मेरे तो 5 लाठी हैं घर में, 5 लड़के हैं और पैदा करने, मतलब कि जितने लड़के पैदा होंगे सोचते हैं हमारा परिवार उतना ही बलशाली रहेगा, उतने ही लोग ज़्यादा कमाएंगे और हम पावरफुल होंगे, हमारे पास पैसा ज़्यादा आएगा। जबकि ये गलत है, और इस चक्कर में लड़कियाँ बहुत सारी पैदा हो जाती हैं, लड़के पैदा हो जाते हैं। हालांकि लड़के लड़के सब समान ही होते हैं, लेकिन फिर भी रेट तो बढ़ रहा है, क्योंकि मान लो किसी ने 8 लड़के पैदा कर दिए, तो आने वाले समय में 20 साल बाद वो 8 पर अपनी शादी करके और सारे बच्चे पैदा करेंगे। तो जहाँ पे 1 पैदा होता वो फिर 2-4 बच्चे पैदा करता, अब ये 8 32 या 40 या 50 बच्चे पैदा करते हैं 20 साल में। तो ये क्या है? एक सोशल स्टेटस बहुत डाउन है लोगों का। कहते हैं जितने लड़के होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, गलत है। इलिटरेसी, अशिक्षा, लोगों में शिक्षा नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा देश गरीब होगा, हमारा रहन सहन कम होगा, हमारे लिए सरकार सड़कें नहीं बना पाएगी, सरकार हमारे लिए बिजली नहीं सप्लाई दे पाएगी, सरकार हमारे लिए बहुत सारे काम नहीं कर पाएगी। तो उनको नहीं पता इस चीज़ में, वो सोचते कि बस हम ज़्यादा होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम ट्रेडिशंस क्या होते हैं? कुछ रीति रिवाज होते हैं हमारे समाज में जो कि हमको प्रमोट करते हैं कि बच्चे पैदा करने चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदुओं में कहा जाता है कि अगर आपको बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अबे यार, तुम जिंदे लोग मरने के बाद की बात में समझ आए अभी तक? ऐसा कोई है जो जिंदा बैठा हो और मरने के बाद भी सबको देख के आ गया हो? गलत है ना ये, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर आपको बेटा पैदा नहीं हुआ तो आपकी अर्थी को आग कौन लगाएगा और आप मतलब कि मोक्ष को नहीं जाओगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, या बेटे बिना मोक्ष नहीं मिलता। तो ये गलत है। तो ये सोशल कस्टम ट्रेडिशंस होते हैं जो कि अब किसी को एक बेटा चाहिए तो उसके साथ में बेटी पैदा हो सकती है। ये बात समझ पा रहे हैं? इसलिए तो बचते हैं और कहते हैं 1 से भले 2, 2 से भले 3, बेटा 1 हो गया 1 और कर ले, ऐसे लोग बोलते हैं। कुछ आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस घर में, किसी अगर कोई नई शादी हुई है और वो शादी में उनकी शादी को हुए मियाँ बीवी को 1-1.5 साल गुजर गया है, तो पड़ोसी भी आके पूछते हैं, अरे कुछ है नहीं क्या, कुछ खुशखबरी नहीं है क्या? हाँ, तो उनको खुशखबरी दो पहले जाके। तो ये भी चीज़ें ऐसी होती है जो कि प्रमोट करती हैं पॉपुलेशन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा मैरिज इन अर्ली एज, जल्दी एज में जल्दी शादी कर देते हैं कुछ लोग। मतलब कि कहते हैं कि भाई दादी बैठी है अभी, वो तो पड़ पोते का मुंह देख के जाएगी, कहती है दादी बस एक पोते को और देख लो फिर मैं जाऊंगी, भगवान को ले लिया। अरे मतलब क्या है? पोते की फिर जल्दी शादी करनी पड़ेगी घर वालों को, जल्दी शादी करेगा तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा, सिंपल सी बात है। तो उससे भी ये पॉपुलेशन रेट हाई होता है। इसके अलावा क्या है? डेथ रेट। डेथ रेट में बहुत कमी आई है। कमी कैसे आई है? डिफेक्शन हुआ है। मतलब कि पहले आपने देखा होगा, अपने बड़े बूढ़ों से पूछा होगा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास हमारे 8 बच्चे पैदा हुए थे, हमारे 10 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन बच्चे सिर्फ 2, 1, 4, मतलब बहुत कम लोग बचते, पहले मरते बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब क्या है कि अब एक्चुअली क्या है कि सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, आपको मेडिकल एड साथ साथ मिल जाता है, आपको अदर चीज़ न्यूट्रिशन चीज़ होती हैं वो सब मिल जाती हैं पूरी तरीके से। तो जो डेथ रेट है वो कम हो गया, बच्चे बहुत कम मरते हैं पहले की अपेक्षा, बड़े लोग भी कम मरते हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, पहले लोग भी मर जाते थे आसानी से। और नेक्स्ट है हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्रोडक्शन ऑफ फूड बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले हमारे खेतों में बहुत ही कम पैदावार होती थी, तो लोग सोचते कि यार गेहूँ कम पैदा हो रहा है, अपने घर का परिवार का पेट में कहाँ से भरूंगा। लेकिन अब तो 2 बीघे गेहूँ मुझे लगा पूरी साल का परिवार नहीं खा सकता आपका। कहते हैं अरे कोई बात नहीं है, एक और अंदर तेरी पैदा हो रही है। बात समझ पा रहे हैं? इतना फूड पैदा कर रहा है किसान आज का कि वो आसानी से कितने ही लोगों का पेट भर सकता है। मैं कह सकता हूँ दावत भी कर सकता है रोजाना। आपके घर में भी बहुत सारे पुतला भर के तैयार होंगे, कुछ एक आध की बात छोड़ो। अब चलते हैं इस सेक्शन की ओर जिसका नाम है डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ रही है तो इसकी कुछ हानि तो है, कुछ इसके डिसएडवांटेज क्या है कोई बार कुछ नोट कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। क्यों? कितने भी स्कूल खोल लो वहाँ पे बच्चे भरे ही मिलेंगे आपको।
तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो नहीं मिल पाएगी। और दूसरी बात एक्चुअली क्या है कि जो पहले हर 10-5 गांव में एक स्कूल होता था और अब सरकार ने हर गांव में एक स्कूल अलाउ कर दिया है, और बहुत सारा जो सरकार का फंड है, जो पैसा है वो रिलीज हो जाता है ऑन द एजुकेशन सिस्टम। तो हमारा देश उस तरीके से गरीबी को भी जा रहा है। ठीक है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप सिंपल कोई सरकारी वैकेंसी आती है, वैकेंसीज केवल 5 आई है, उसके फॉर्म आते हैं 5 लाख। ये गलत है ना। मतलब कि कितने सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। मतलब लोग इतने पैदा हैं तो बेरोजगार तो हो ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। नंबर 3 है प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई। फूड सप्लाई प्रॉब्लम आती है। पहले आपका गांव का जो डीलर था वो कितना गेहूं बांटता था एक परिवार को, और अब वो कितना बांट रहा है। पहले वो 2-4 बोरा लाता था गांव के लिए, और अब उसका माल पूरी गाड़ी भर के आता है। मतलब कहने का ये है कि जो गरीब लोग हैं वो भी बच्चे लगातार पैदा कर रहे हैं और उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है फूड सप्लाई चेन में। ठीक है। तो सरकार लगातार जितना पैसा वेस्ट कर रही है, वो जो अमीर किसान है उनसे गेहूं खरीदती है और उसको सस्ते या फ्री में गरीब लोगों को बांटना पड़ता है, क्योंकि वो लोग नहीं तो मर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सरकार ने इतने सारे हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, सब में सब सुविधाएं दे रखी है, और इतने सारे डॉक्टर्स बैठे हैं, हर किसी के पास आपको भीड़ मिलेगी। आप ब्रांड से जाओ दवा लेने, आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो एक लाइन में लगना पड़ेगा। तो इतने लोग, जब इतने ज़्यादा लोग पॉपुलेशन है तो लोग बीमार भी ज़्यादा पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। वहाँ पे साफ सफाई भी कम होगी, और उससे सिंपल सी बात है हेल्थ सर्विस में प्रॉब्लम्स तो आनी है ही है। नेक्स्ट क्या, पॉवर्टी, गरीबी बढ़नी है। जो लोग गरीब हैं और वो गरीब होने के बावजूद भी बच्चे पैदा कर रहे हैं लगातार, तो वो गरीब तो और ज़्यादा हो ही जाएंगे। क्योंकि एक माँ है घर में, वो किस का ध्यान रखे बेचारी, और कहाँ से कमा के लाए। एक बाप है, उसको अगर एक बच्चे को पालेगा कि 10 को पालेगा, सारा पैसा उसका वहीं वेस्ट हो जाता है। तो वो अपने जो उसका लिविंग स्टेटस है उसको इंक्रीज नहीं कर पाता, तो उससे क्या होता है, गरीबी बढ़ती है और ज़्यादा। तो आपको मेन चीज़ क्या फोकस करना है बेटा, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको देखो, मैंने सिर्फ आपको हेडिंग्स लिख के बताए हैं। आपको हेडिंग्स में लिखना है, इनको समझना है, और इसके अंदर क्या हो सकता है आपको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। क्लियर बात में आता है। जो बिल्कुल ही बुद्धू हो भैया वो रट सकते हैं डिस्क्रिप्शन को भी बुक में देख के, अदरवाइज रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से रीजन्स हो सकते हैं, इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, आप इजीली पढ़ के समझ के लिख सकते हैं, और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपके हेडिंग्स हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि बेटा आप सिर्फ हेडिंग्स को नोट कर लीजिए, यही आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अगर आप चाहें तो हेडिंग को पढ़ के आप उसका आंसर आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा, कल फिर बाकी बात करें।